चैनल टीच मंत्रा। हम हैं टीच मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने सारे सिलेबस को डिस्कस कर दिया था। सुपर टेट तथा अन्य टीचिंग एग्जाम में आने वाले वेटेज को भी मैंने डिस्कस कर दिया था कि केमिस्ट्री कितने मार्क्स का आता है। सारा चैप्टर भी बता दिया था, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा हम लोग को पढ़ना है। अब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, हमारे समाज में हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। जो भी हम लोग चीज देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग पदार्थ के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पदार्थ का डिफिनीशन बन जाता है कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा उनमें कुछ भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो भी चीज हमारे चारों तरफ है, अगर उनमें कुछ न कुछ भार है, भार मतलब वेट, उनका कुछ न कुछ वेट किया जा सकता है और वो कुछ न कुछ स्थान को घेरती हो, मतलब उनका कुछ न कुछ वॉल्यूम हो, ऐसी वस्तुओं को हम लोग पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई ठोस वस्तु हो, बाल हो, किताब हो, कॉपी हो, ये पेन ही है, बोर्ड हो, कुछ भी हो, गैस हो, ये सारी चीज किसके अंतर्गत आती है? पदार्थ के। अब देखिए, गैस कैसे पदार्थ के अंतर्गत आती है। अगर हम लोग कोई गुब्बारा है, गुब्बारा का पहले हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर कुछ ग्राम आता है, अगर उसमें हम लोग गैस भर देते हैं, गैस भरने के बाद पुनः उसका जब वेट करते हैं तो उसका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब गुब्बारा का वेट बढ़ा कैसे? वो जब गैस उसमें हम लोग भर दिए तो जो वेट भर उसमें गुब्बारे का बढ़ा, वही वेट किसके बराबर हो जाएगा? गैस के वेट के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग ये ज्ञात कर लेते हैं कि गैस में कुछ न कुछ भार होता है। अब देख लेते हैं कि वो स्थान घेरता है कि नहीं। किसी भी कमरे में हम लोग गैस फिल कर देते हैं, अत्यधिक गैस अगर भर दिए उसमें, जैसे कि धुआं, एक कमरे में जब धुआं हम लोग पूरा भर देते हैं और उसमें हम लोग जाते हैं तो हमको क्या अफनाहट होने लगती है। अफनाहट क्यों होने लगती है? क्योंकि गैस ने उस पूरे स्पेस को क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि गैस स्थान भी घेरती है। तो देखिए, हम लोग पदार्थ का डिफिनीशन क्या बताते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा उसमें भार होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो गैस का हम लोग प्रूव कर लिए कि ये कुछ न कुछ स्थान भी घेरती है और इसमें कुछ न कुछ भार भी होता है, इसलिए गैस को हम लोग पदार्थ भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल, कोई भी सॉलिड हो, गैस हो या फिर लिक्विड हो, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? पदार्थ के अंतर्गत। अब हम लोग के मन में आ सकता है कि लाइट पदार्थ है या नहीं। देखिए, लाइट तो स्थान घेरती है पर लाइट का कोई भार नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग लाइट को पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखते हैं। लाइट को अब हम किसके अंतर्गत रखते हैं? देखिए, लाइट को हम लोग एनर्जी के फॉर्म में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखते हैं। उसमें कुछ ना कुछ फोटॉन्स होते हैं, इसलिए हम उसको क्या पदार्थ के अंतर्गत न रख के ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये सब आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अब पदार्थ को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है भौतिक पदार्थ, और दूसरा भाग है रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल मैटर, और इसको केमिकल मैटर।
अब देखिए फिजिकल मैटर या भौतिक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको हम लोग देख सकते हैं तथा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल पदार्थ कहते हैं। और केमिकल, जिसमें केमिकल्स यूज हो, रासायनिक तत्व यूज हो, रासायनिक तत्व का प्रयोग करके जिस पदार्थ को बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल मैटर कहते हैं। और भौतिक में क्या होता है? भौतिक में सिंपल हमारे चारों तरफ जो भी ठोस, द्रव, गैसेस जो भी पाए जाते हैं वो सब किस में आते हैं? फिजिकल में आते हैं। और जिनको केमिकली क्रिएट किया जाता है, रासायनिक तत्व मिला मिला के जिनको बनाया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल मैटर करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग भौतिक पदार्थ पढ़ेंगे। भौतिक पदार्थ में पहला आता है ठोस। इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक पदार्थ को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव तथा तीसरा गैस। इन तीनों के अलावा 2 और आते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है गॉड पार्टिकल्स। अब ठोस क्या होता है? ठोस वो वस्तुएं होती हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जिनकी संरचना बहुत अधिक ठोस होती है। जैसे कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है उनको हम लोग छू के ही बता सकते हैं कि वो ठोस है कि नहीं। जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत अत्यधिक पास पास होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और द्रव में क्या होता है? द्रव के मॉलिक्यूल्स ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर रहते हैं। तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब किसके कैटेगरी में आते हैं? द्रव की कैटेगरी में आते हैं। और गैस में गैस के मॉलिक्यूल्स अत्यधिक दूर दूर होते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको हम लोग छोड़ते ही हवा में उड़ जाते हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? गैस के अंतर्गत आती हैं। और अब देखिए प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ऐसी वस्तु होती है जो देखने में तो लगेंगे कि हाँ ठोस है, लेकिन एक्चुअल में वो ठोस नहीं होती है। जैसे कि जेली जो भी होती है सब क्या होती है? प्लाज्मा के अंतर्गत आती हैं। उनको अगर हम लोग देखेंगे तो ठोस लगेगा, लेकिन उसको जब छोड़ देंगे तो इधर उधर द्रव की भांति बहने लगेगी, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और गॉड पार्टिकल्स पे अभी शोध हो रहा है। ऐसी पार्टिकल्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनका उपयोग बड़े बड़े मशीन्स में किए जाते हैं। इनके ऊपर अभी शोध हो रहा है, ज्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं है, वैज्ञानिक इनके बारे में अभी शोध कर रहे हैं। तो हम लोग ठोस, द्रव और गैस को बारी बारी से देखेंगे। ये सारा नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। देखिए अब हम लोग ठोस, द्रव तथा गैस के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ठोस। ठोस में मैंने बताया कि जिनके पार्टिकल्स अत्यधिक पास पास होते हैं, इनका संरचना जब हम लोग बनाएंगे तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, बहुत कंजस्टेड होते हैं। ये आपस में बहुत अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अभी अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है हम आपको विस्तार से बताएंगे। इनका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। उसके बाद तीसरा आ जाता है गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अत्यधिक दूर दूर होते हैं। तो इसी वजह होता है कि अगर हम कहीं ठोस को रखे हैं, द्रव को रखे हैं और गैस को रखे हैं तो सबसे लूज पूछ, जिनमें कोई शक्ति ही नहीं होती है, वो सबसे अधिक किसमें होती है? जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है, मतलब जहां रखे हैं वहीं बना रहेगा हमेशा, उनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत मजबूत होगा। ऐसी वस्तुएं किसके अंतर्गत आती हैं? ठोस के अंतर्गत आती हैं। और द्रव क्या होती है? उनको अगर कहीं रख देते हैं तो इधर उधर लुढ़कने लगता है, बहने लगता है। वैसे उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ठोस की अपेक्षा बहुत कम होती है। वैसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? द्रव। और गैस का क्या होता है? गैस का सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। इनमें
उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऐसी वस्तुओं को हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, रखते हैं, गैस के अंतर्गत। अब हम लोग इसका फोर्स पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए इसमें जो आणविक बल, अट्रैक्शन, इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। आंतरिक आणविक बल, आंतरिक आणविक, तो देखिए ठोस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए इसीलिए तो इसके मॉलिक्यूल्स अत्यधिक पास पास होते हैं, जिनमें फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। जिन दो वस्तुओं के बीच में जब फोर्स बहुत ज्यादा होगा, बल बहुत ज्यादा लगेगा, तो आपस में क्या पास पास आ जाते हैं। तो ठोस में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अधिक लगता है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, इसलिए ये ठोस बन जाता है। और द्रव में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ठोस और द्रव से भी कम होता है। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे ठोस, द्रव, गैस में कौन सबसे ज्यादा होता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, लिक्विड का होता है, उसके बाद गैस का होता है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद आ जाता है, ये आप लोग नोट करते हुए चलिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बाद आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है। फिगर से देखने में ही समझ में आता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है सबसे ज्यादा गैस में है, उसके बाद द्रव में है, उसके बाद ठोस में है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है, या फिर ठोस में होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट कर दीजिए। जो आणविक जगह होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आणविक जगह होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। इसके बाद आ जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है अभिसार। जैसे कि हम लोग डिओड्रेंट या कोई भी गैस जब भर के जब स्प्रे करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किसी कमरे में अगर हम लोग डिओड्रेंट एक कोने में प्रसार कर रहे हैं, एक कोने में छिड़क रहे हैं, तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। वो क्यों फैलता है, उसका मेन कारण होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण ही अगर हम कहीं एक जगह सेंट है, डिओड्रेंट है, उसको छिड़कते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो अब इसका डिफ्यूजन जो है वो किसमें सबसे अधिक होता है, इसका देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं जब गैस रहता है तो उसका अभिसार बहुत तेजी से होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, उसमें फोर्स का अट्रैक्शन बहुत कम है, उसका स्पेस बहुत ज्यादा है, वो कहीं भी जब उसको छोड़ेंगे तो भागने की क्षमता रखता है, ऊपर उड़ने की क्षमता रखता है, इसलिए कहीं भी इसको हम लोग छोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजिविटी का जब हम लोग देखते हैं तो गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, उसके बाद डिफ्यूजन होता है किसमें, लिक्विड में होता है, उसके बाद ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद सॉलिड में होगा। इसके बाद आ जाता है डिफ्यूजन के बाद हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन के बाद एक्सपेंशन का देखेंगे। एक्सपेंशन मतलब होता है प्रसार। कोई भी चीज अगर रख दिया जाए तो कितना जल्दी फैल रहा है।
तो एक्सपेंशन में भी गैस को किसी जगह रख देंगे तो उसका प्रसार सबसे जल्दी होगा, उसके बाद द्रव का होगा, उसके बाद किसका होगा, ठोस का होगा। तो गैस में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। ये तो हो गया हमारा फिजिकल अपीयरेंस, जो भौतिक पदार्थ था उसका एक प्रॉपर्टी हो गया। पहला क्या हो गया, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इनके अलावा दो और हमने बताया, पहला प्लाज्मा और दूसरा गॉड पार्टिकल्स। फिर हमने बताया ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है, उसके बाद किस में होता है, गैस में होता है। उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज बताएं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किन में सबसे ज्यादा होता है, किन में सबसे कम होता है, एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किस में होता है, फिर डिफ्यूजन किस में सबसे ज्यादा होता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग फिजिकल अपीयरेंस देख लिए, उसके बाद हम लोग आता है, हम लोग हमारा मेन केमिस्ट्री जहां शुरू होता है वो होता है रासायनिक पदार्थ। अब रासायनिक पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे साथ इसको नोट करते चलिएगा। ये सारा बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कोई एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज होके गलत करके चले जाते हैं। अब देखिए, अब आता है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ, अब रासायनिक पदार्थ में हमने बताया जब जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका कंपोजिशन हम लोग केमिकल्स को मिला के, रसायन को मिलाकर बनाते हैं, वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक पदार्थ। अब रासायनिक पदार्थ को भी कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला होता है शुद्ध प्योर रासायनिक पदार्थ, प्योर रासायनिक मतलब शुद्ध रासायनिक पदार्थ, और दूसरा होता है मिक्सचर, मिक्सचर मतलब अशुद्ध, जिनमें अनेक प्रकार के रसायन मिले। अब देखिए, प्योर रासायनिक पदार्थ में भी हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको हिंदी में तत्व बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, मिश्रण, मिश्रण, इसको इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट में देखिए, ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही रसायन से मिलके बना हो, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही रसायन से मिलके बना हो, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये तत्व हैं। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो जिनका एक ही भाग बस हो, एक ही रसायन जिसमें हो, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, एलिमेंट के अंतर्गत आएंगे। और कंपाउंड क्या है, इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं, इन्हों को जब हम लोग दो बार मिला देते हैं, तीन बार मिला देते हैं, चार बार मिला देते हैं, तो हम लोग ये क्या, कंपाउंड बन जाता है। अब देखो, हम लोग नाम से ही पता चल रहा है, तत्व और मिश्रण, या फिर एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट मतलब केवल एक, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब केवल एक, और कंपाउंड मतलब कई प्रकार के मिलकर बने हैं। मिश्रण मतलब जब मिश्रण क्या होता है, बहुत सारी चीजें जब मिला देते हैं तो वही क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। और एलिमेंट क्या होता है, जब केवल एक ही वस्तु प्रेजेंट हो उसमें, तो वही क्या होता है, एलिमेंट। तो एलिमेंट में इसलिए एग्जांपल हम लिखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और मिश्रण में क्या हो जाएगा, मिश्रण जैसे कि CH4, देखिए ये भी, कार्बन भी एक कंपाउंड है और हाइड्रोजन भी एक कंपाउंड है, इन्हीं को मिला के हम लोग का क्या बना दिए हैं, मिश्रण बना दिए हैं। जैसे NH3 अमोनिया, देखिए नाइट्रोजन भी एक कंपाउंड एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, इन्हीं दोनों को हम लोग मिला के क्या बना दिए हैं, कंपाउंड बना दिए हैं। अब देखिए, अब तत्व में भी शुद्ध होता है। अब इस देखिए, ये बना दिए, अब इसमें कोई क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कंपाउंड में भी क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये नोट कर लीजिए आप लोग। हमारे साथ नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री देखिए रटने वाली सब्जेक्ट है, इसको जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे
उतना अच्छे से समझ पाएंगे, एग्जाम में उतना अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया ही था कि केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वो सारा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एलिमेंट्री और कंपाउंड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलिमेंट्री और कंपाउंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए कई ढेर सारा रसायन का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए एलिमेंट्री है कि कंपाउंड है। तो एलिमेंट्री में हम आप लोग को एग्जांपल लिखा दे रहे हैं, उसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि कोई भी हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारा हमारा एलिमेंट्री के अंतर्गत आते हैं। और एलिमेंट्री में जैसे सल्फर है, सल्फर का डिफरेंट नाम होता है। उन्हीं में से जैसे सल्फर को कई नाम से जाना जाता है, जैसे सल्फर को गंधक नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों से पूछ लेगा कि बताइए गंधक क्या है, एलिमेंट्री है कि कंपाउंड है? देखिए सल्फर आता तो हम लोग जान जाते, थोड़ा सा सेंस लगा लेते कि हाँ सल्फर एलिमेंट्री है, लेकिन गंधक आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको एलिमेंट्री में रखें या फिर कंपाउंड में रखें। तो इसलिए सल्फर को गंधक भी कहते हैं। देखिए गंधक के रूप में जब आएगा तो भी हमारा क्या एलिमेंट्री होगा, न कि कंपाउंड। अब देखिए कार्बन का भी बहुत सारा है। जैसे कार्बन आता तो हम लोग जान जाते हैं एलिमेंट्री है, लेकिन कार्बन में बहुत सारे, जैसे आ गया ग्रेफाइड अगर आ गया ग्रेफाइड, अब ग्रेफाइड को जैसे पढ़ने पे लगेगा तो लग रहा है कि जैसे कंपाउंड है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एलिमेंट्री होता है। ये कार्बन का ही रूप होता है, बस ग्रेफाइड में बस कार्बन ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट पाया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट्री मैटर कहते हैं। तो ग्रेफाइड हो गया, हीरा हो गया, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? ये सारा एलिमेंट्री के अंतर्गत आता है। और कंपाउंड में जैसे जो दो वस्तुओं को मिला के बनाते हैं, जैसे कि CH4 हो गया, मीथेन हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, NaCl हो गया, ये सब किसके अंदर? जब दो वस्तु, जब देखिए इसमें क्या है, NaCl में क्या है, Na भी एलिमेंट है और Cl भी एलिमेंट है। तो जब दो वस्तुओं को मिलके बनाएंगे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? कंपाउंड के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं देखिए कंपाउंड में भी कंफ्यूज करने के लिए कई सवाल दे देता है, जैसे कि संगमरमर, संगमरमर को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। अगर इस तरफ से संगमरमर आ गया या फिर चूना पत्थर आ गया या फिर कुछ भी आ गया तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस, इसमें कैल्शियम मिला है, कार्बन मिला है और ऑक्सीजन मिला है, इसमें तीन मिला के हम लोग एक कंपाउंड बना है। तो ऐसे जिनमें बहुत सारे मिश्रण करके जब एक वस्तु बनाया जाता है तो वो सारे किसमें आ जाते हैं? कंपाउंड में। तो संगमरमर, चूना पत्थर या फिर NaCl, अमोनिया, मीथेन, इस तरफ से जितने भी एग्जांपल्स आएंगे वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो सब आ गया शुद्ध में, जब हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक का शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध। देखिए अशुद्ध में क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनको दो एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है लेकिन उनमें कोई डिफिनिट कंपोजिशन नहीं होता है। जैसे कि जिनका जब हम लोग उसको मिला के बनाते हैं तो उनमें कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे हमारा वायु हो गया, एयर हो गया। एयर तो हम लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, इन सब से मिलके आर्गन, इन सब से मिलके बना होता है। लेकिन अलग अलग जगह पे जो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कंपोजिशन हर जगह पे क्या है? बदलता रहता है। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एयर में 78% मान लीजिए पाया जा रहा है, ऑक्सीजन
23 पाया जाता है। तो क्या हर जगह जो एयर रहता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रा यही होता है, हर जगह बदलता रहता है, इसलिए एयर को हम लोग क्या अशुद्ध के कैटेगरी में रखते हैं। ऐसी वस्तुएं जो जिनका कंपोजिशन कहीं भी ले जाने पे हमेशा बदलता रहता है, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? अशुद्ध के अंतर्गत आती हैं। कोई भी मटेरियल है उसमें अगर कोई दूसरा सब्सटेंस ला के मिला दिए और दोनों का कंपोजिशन अगर हम लोग फिक्स नहीं रखते हैं तो किसके अंतर्गत आ जाता है? अशुद्ध के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई मटेरियल लेकर आ रहे हैं उसमें दो वस्तुओं को मिला रहे हैं लेकिन उनका कंपोजिशन अगर हम लोग फिक्स रखते हैं तो किसके अंतर्गत आ जाता है? कंपाउंड के। अगर दोनों का कंपोजिशन फिक्स नहीं रखते हैं तो किस में आ जाता है? अशुद्ध के कैटेगरी में आ जाता है। जैसे एयर हमारा अशुद्ध के कैटेगरी में आता है, इसको नोट कर लीजिए। अब अशुद्ध को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कि अशुद्ध को हम लोग बता ही दिए क्या होता है हम, उसके बाद अशुद्ध को हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है समांगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या होता है? विषमांगी को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब देखिए समांगी में क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिनमें अगर दोनों को मिला देते हैं तो उनका कंपोजिशन हम लोग ज्ञात, जैसे कि अगर दो चीज हम लोग आपस में मिला दिए, ठीक है, मिलाने के बाद क्या होता है कि जो कंपोजिशन नया तैयार होता है, कंपाउंड नया तैयार होता है, उसमें हम लोग ओरिजिनल में क्या था वो ज्ञात नहीं कर पाते हैं तथा उसको हम लोग फिर से अलग अलग करने में कठिनाइयां होती हैं। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण या फिर होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा चीज जैसे गैस हो गया, गैस में अगर दो गैस को आपस में हम लोग मिला देंगे तो उसमें ओरिजिनल में कौन कौन सा गैस लेकर आए थे और दो गैसों को मिला के तीसरा गैस बनाया है, इसका कंपोजिशन हम लोग आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर उसको अलग अलग करने में बहुत कठिनाई होगी, या फिर कह सकते हैं कि उसको अलग अलग हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे मिश्रण जिसको मिलाने के बाद आसानी से अलग अलग ना किया जा सके उसी को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? ऐसे मिक्सचर जिसको पहले मिला दिए फिर बाद में हम चाहते हैं कि नहीं अब हम लोग इसको अलग अलग कर देंगे, तो उसको आसानी से अलग अलग किया जा सके उसी को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिएगा कि क्या ये जो कंपाउंड मिला है, मिश्रण मिला है, इसको हम लोग आसानी से, जैसे कि आसानी से मतलब क्या हुआ, जैसे उबाल के गर्म करके या फिर ठंडा करके या फिर प्रेशर घटा बढ़ा के उसको आसानी से जब अलग कर देंगे तो समझ लीजिए हेट्रोजीनियस में आएगा। अगर उसको अलग नहीं कर पाएंगे, आसानी मतलब यही है कि मतलब उबालना और ठंडा करना, प्रेशर बढ़ा के उसको अलग करना, यही बस नहीं। अब अलग अलग करने के लिए डिस्टिलेशन, बहुत सारे डिफ्यूजन, ये सब अलग अलग विधियां पढ़ी जाती हैं, तो उनका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बस सिंपल तरीका हम लोग सोचेंगे कि बस उबालने से या फिर प्रेशर घटाने बढ़ाने से, ठंडा करने से अगर वो अलग अलग हो जाते हैं तो हेट्रोजीनियस में आएंगे, अगर अलग अलग नहीं होते हैं तो होमोजीनियस में आएंगे। अब होमोजीनियस का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे गैस में मान लीजिए ऑक्सीजन मिला दिए फिर आर्गन मिला दिए, इन दोनों को मिला के अगर नया कंपाउंड हम लोग बना लें, नया गैस बना लें, तो उसको आसानी से हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो जब हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? होमोजीनियस के अंतर्गत रखेंगे। और हेट्रोजीनियस में जैसे पानी है उसमें हम लोग अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स जैसे बालू वगैरह मिला दें, इन दोनों को मिलाने के बाद इसको हम लोग जब देखेंगे कि अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं, इस कंपाउंड का जो ये मिश्रण बना हुआ है इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा। भाप बन के जब उड़ जाएगा तो सॉलिड पार्टिकल्स जो है नीचे बैठा रह जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को जब हम लोग गर्म करने पे जब वेपर के फॉर्म में पानी उड़ जाता है और गैस सॉलिड बैठा रह जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग गर्म करके इसको अलग अलग कर लिए, आसानी से इसको अलग अलग कर लिए। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग किसके कैटेगरी में रखेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कैटेगरी में रखेंगे। और भी हो सकता है जैसे कोल्ड ड्रिंक में क्या, जैसे कोई भी लिक्विड मिलाया जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, इसको भी हम लोग आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि देखे होंगे जब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते हैं तो खूब हिला के और जब
ढक्कन उसको ओपन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल तेजी से बाहर निकलने लगता है। तो इस प्रकार से लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और होमोजेनियस का अलग, जैसे कि स्टील हो गया, स्टील हो गया, स्टील में क्या इसका कंपोजिशन, मान लीजिए लोहा और कार्बन, स्टील को किससे बनाया जाता है, लोहा और कार्बन से। इन दोनों को मिला के हम लोग स्टील बनाते हैं। तो क्या हम लोग स्टील का कोई बर्तन है, तो अगर तुमसे कह दिया जाए कि स्टील का कोई बर्तन है, अब इसमें से कार्बन और लोहा को अलग अलग कर दो, तो इसको आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए जो स्टील का एग्जाम्पल आता है वो होमोजीनियस में आता है। और उसके बाद मान लीजिए कोई वाटर हो और साल्ट हो, इन दोनों को मिला देते हैं, वाटर और साल्ट को। तो देखने से क्या, जब वाटर और साल्ट को या फिर वाटर और चीनी को आपस में शरबत बना देते हैं तो उनको आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जितने भी सबस्टेंस, जितने भी मिश्रण जिनमें दो सबस्टेंस को मिला के मिश्रण तैयार करने पे उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जिनको आपस में मिला देने पे उसका तीसरा प्रकार बन जाता है, उसमें पहले जैसा प्रॉपर्टी नहीं रह जाती है, तीसरी कोई अन्य प्रॉपर्टी आ जाती है, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिश्रण कहेंगे। और ऐसा कंपाउंड, ऐसा मिश्रण जिनको मिलाने के बाद भी आसानी से अलग कर सकते हैं, ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस मिश्रण कहेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस पढ़े थे, उसमें आपस में कैसे बदला जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं, अगर सॉलिड है, सॉलिड को अत्यधिक गर्म करते हैं तो वो क्या लिक्विड में पहले कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए रॉड है, कोई लोहे का रॉड है, उसको खूब गर्म करें तो पहले किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसको और गर्म करेंगे तो वो किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सॉलिड को हम लोग गर्म करके, अधिक टेम्परेचर पे गर्म करके लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और गैस को ठंडा करके लिक्विड में और सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग सॉलिड को किस टेम्परेचर पे गर्म करें, कैसे गर्म करें कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कैसे गर्म करें कि गैस में कन्वर्ट हो जाए, इन सब के बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका जो भी बिहेवियर होता है, गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का जो भी बिहेवियर है, इसको खूब विस्तार से पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके अन्य वीडियो में जो भी लेकर आएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।